हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आज का जो फैसला आया है आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सर, तीन चीजें इस केस की बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आया है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन एरियाज पे चीजें कही हैं और वो चीजें हैं इस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, उसके बाद इसका पर्सन स्पेसिफिक इस चीज के अंदर आया है, और तीसरा जो इसके अंदर ओनस था जो पहले था और उसको बाद में ट्रीट करके डाल दिया गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नैब की नहीं रही, बल्कि नैब को ये साबित करना पड़ेगा कि ये वो चीज जो उसने की है वो उसके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो उन्होंने जो एक्यूमुलेटिव एसेट्स किया है वो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो इलीगल हैं या उनको आपने के जरिए की है। बाकी भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो पिछले 24 साल से पाकिस्तान के अंदर नैब जो है वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क इंस्टीट्यूशन बन चुका है, और यही हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है, यहाँ पे आर्म्स ट्विस्टिंग भी होती है, ये हमारी हाई कोर्ट ने भी कहा। और पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है वो नैब के इंस्टीट्यूशन होने से को कम नहीं इस चीज के अंदर आई। और जहां तक रिट्रोस्पेक्टिव वाली बात भी है तो 99 का जब लॉ भी आया था तो उस वक्त इसको 85 लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त 99 के उस लेजिस्लेशन को एंडोर्स किया था। मैं इस अगर सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाऊं तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये था कि जब पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट पास की तो उस अमेंडमेंट्स के अंदर जो जिन चीजों को हाईलाइट किया गया था उन चीजों को छोड़ के, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अमेंडमेंट्स थी जिसमें कैबिनेट के फैसले थे, सीसीआई के फैसले थे। उसके बाद ये है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अनएंडेड पीरियड के लिए नहीं रहनी चाहिए, कम होना चाहिए। फिर ये नैब जो था वो आके करेक्टर असेसिटेशन करता था। फिर रिमांड वाला इशू था कि 90 दिन का कोई नहीं है, और उसके बाद आप ये देख लें कि आपकी प्रोडक्शन के बहुत सारे इश्यूज थे, जमानत का कोई हक नहीं था बंदे को नैब कोर्ट के अंदर, वो आया उस चीज के अंदर। लेकिन अगर इन सारी चीजों को अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बैठते और सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम जज बैठते, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर इनसे ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने इसी प्रोपोजिशन के ऊपर नैब के मुतालिक जो है वो अपने फैसले जो है वो कर दिए। लेकिन हाफिज साहब, फैसला 2-1 से आया है तो क्या हैसियत है इसकी? कमजोर फैसला है, इम्कानात है रिव्यू में जाके उलट जाए? देखें, चीज ये रिव्यू के अंदर जब चीज जाएंगी तो जो फाइंडिंग्स जो हैं वो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की हैं, या उसके अंदर पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी है, या उसके अंदर ये है कि लोकस टेंडाई वाली बात है, ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क पे जो है रिव्यू के अंदर एक अच्छा बनेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अब इस केस को लेती किस तरह है, क्योंकि अब ये फैसला जो आया है उसके अंदर आपकी सारी चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट या ट्रांसफर हो गई हैं, या वो खत्म हो गई हैं, या वो चीजें जो हैं वो क्लोज्ड हो गई हैं। अब उसको किस तरह रिवाइव किया जाता है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जिस एनआरओ के रेफरेंस का फैसला किया गया था जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने किया था, आज तक किसी को नहीं पता कि वो चीजें रिवाइव हुई हैं और किस हद तक हुई हैं और कौन कौन जो है वो बेनिफिशियरी था और उसको वापस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके आया गया है। अब भी जो चीज आएगी कि नैब इसको किस तरह देखेगा, फेडरल गवर्नमेंट किस तरह देखेगी, और रिव्यू के अंदर ये मामला किस तरह आएगा। और अगर आप रिव्यू वाली बात करते हैं तो उसके अंदर ये है कि आने वाले चीफ जस्टिस को ये चाहिए कि इसके ऊपर जो है फुल कोर्ट बनाए और उसके अंदर इसका फैसला जो है वो 30 दिन के अंदर करे, वंस फॉर ऑल इस इशू को नैब को डिसाइड करे कि हमारे मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी किस तरह होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी किस तरह होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर जो है लोगों की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, और इस सारे प्रोसेस को किस तरह स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक चीज इसको देखेंगे तो हमने इस पूरे 24 साल के अंदर देखा है कि नैब के अंदर प्रोसिक्यूशन भी वीक है, इन्वेस्टिगेशन भी इनकी वीक है, और इक्विटल रेट भी वो नहीं है कि जो दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर आता है। दूसरी तरफ आप उसके अंदर ही देखें कि जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के केसेस आए हैं उसके अंदर नैब साल से इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अंदर रखता है, और लोग जो है इस प्रोसेस के अंदर ड्रैग होते हैं। और फिर आपने ये देखा है कि पॉलिटिकल स्टैंस को एक तरफ छोड़ें, लेकिन आपके मुल्क के अंदर जो आपका सिविल सर्वेंट है उसने काम करना भी छोड़ दिया है, वो फैसले ही नहीं करता, चूंकि आपने उसको डाल दिया है रॉन्गफुल गेम के अंदर, रॉन्गफुल लॉस के अंदर। ये भी एक्सपेक्टेड है, और आपने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए
जिसके अंदर कहा गया कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। किसी में कहा गया, और आसिम वाले केस के अंदर 372 अरब का जिक्र किया गया था। लेकिन जब ग्राउंड पे आए तो इन्हीं नैब कोर्ट्स ने उनको जो है वो किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के नई लेजिस्लेशन का होना जरूरी है, और हमें दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके चलना चाहिए। और हमारे मुल्क के अंदर जो तरह तरह की जगह के ऊपर ये विंडोज खुली हुई हैं, किसी जगह नैब बैठा हुआ है, वही FIA काम कर रही है, वही आपका टैक्स एजेंसीज कर रही हैं, वही आपकी प्रोविंशियल करप्शन एजेंसीज कर रही हैं। इन सारी चीजों को किसी एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आना चाहिए। जिस तरह बरतानिया ने नेशनल क्राइम एजेंसी कहा है, उसे स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, उसकी परमानेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, उसका परमानेंट प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, और उसके अंदर टाइम बाउंडेड जो है वो फैसले आने चाहिए कि जिस शख्स को आप पढ़ें उसे भी पता हो कि मेरे खिलाफ जो फैसला आएगा वो टाइम भी आएगा और मैं उससे छूट भी नहीं सकूंगा। अच्छा, ऐसा ना साहब ये कहिएगा, चूंकि ये जो कानून था ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को तलब करके वहां से मंजूर करवाया गया था, और कानून साजी यकीनी तौर पर पार्लियामेंट का काम है। यहाँ पर एक ये भी ऑप्शन इस फैसले में यूज किया जा सकता था, चूंकि अभी पार्लियामेंट नहीं है तो अभी पार्लियामेंट को नहीं भिजवा सकते थे दोबारा से, तब तक के लिए स्टे दे दिया जाता। जब दोबारा से पार्लियामेंट बनती, नई गवर्नमेंट बनती, दोबारा से वो इस कानून को देखती, ये एक ऑप्शन यूज किया जा सकता था। देखें, इसके अंदर दो ऑप्शन थे। एक इसके अंदर ऑप्शन ये था कि जब आपके पास ये अमेंडमेंट्स आई तो आप इस चीज का फैसला जो है वो विद इन 60 डेज करते। ना आपने इस प्रोसेस को रोका और आपने कहा कि इस प्रोसेस भी नहीं होगा, और आपके सामने जो है 300 के करीब केसेस जो हैं वो 2022 के अंदर गए, और 300 के करीब केसेस इससे ज्यादा जो है वो आपके गए 2023 के अंदर। फिर जब 2022 की अमेंडमेंट आई जो 27 की अमेंडमेंट्स हैं, उसके बाद 2023 के अंदर 17 अमेंडमेंट्स और भी आई इसी लॉ के अंदर जो अभी इंटैक्ट हैं। फिर उसके बाद 2023 के अंदर जुलाई के अंदर एक ऑर्डिनेंस भी आया, उसके लिए 5 अमेंडमेंट्स कुछ आई। इसके ऊपर 53 हेयरिंग्स आज हुई हैं, और 53 हेयरिंग्स के अंदर आपने ये फैसला किया है। अगर आपने ये फैसला करना था तो आपको ये फैसला 60 डेज के अंदर करना चाहिए था। उसी पार्लियामेंट को जिसको अब आपने कहा है कि वो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी नहीं थी, पर्सन स्पेसिफिक थी, आप उसे कर देते। और दूसरा ये कर देते आप कि जब आपने ये चीज देख ली थी तो आप इसको यार रिकंसिडरेशन के लिए भी भेजा जा सकता था कि जी आप इसको दोबारा इन एरियाज को देखें, रिट्रोस्पेक्टिविटी भी है, पर्सन स्पेसिफिक भी है, ओनस भी है। तो वो चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर आनी थी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस जजमेंट की ज्यादा आनी थी।